महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बैंक और उसके बाद यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक में आरबीआई के द्वारा नकदी की रोकथाम के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के निशाने पर केंद्र सरकार आ गई है। दरअसल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और सीधे तौर पर केंद्र सरकार से सवाल किया है कि ये विकास है या विनाश है। दरअसल देश में जिस तरीके से लगातार आर्थिक मंदी बढ़ रही है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बैंकों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आज लक्ष्मी विलास बैंक पर आरबीआई ने आज से लेकर 1 महीने तक केवल 25,000 नकदी निकालने का आदेश जारी किया है और अन्य चीजों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है, जिसके चलते अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के निशाने पर केंद्र सरकार आ गई है। लगातार राहुल गांधी आर्थिक मंदी को लेकर और आर्थिक विकास को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं और ऐसे में जब बैंक पर इस तरीके का प्रतिबंध लगाया है तो कांग्रेस ने सीधे तौर पर अब सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि मोदी सरकार दावे तो तमाम कर रही है देश को आर्थिक मंदी से निकालने के लिए, क्योंकि कोरोना काल में देश की स्थिति और जीडीपी जो है वो सीधे तौर पर माइनस में चली गई थी। ऐसे में अब केंद्र सरकार आने वाले समय में और क्या कदम उठाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट कन्हैया सिंह के साथ निशांत राय, JK 24/7 न्यूज़ दिल्ली। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन से फोन पर बातचीत कर उन्हें अपनी जीत की शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि मैंने अमेरिका के नए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की और उनको अपनी बधाई संदेश देने के साथ भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की वकालत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति चुनी गई कमला हैरिस को भी फोन कर बधाई दी और ट्वीट कर लिखा कि मैंने हैरिस को भी बधाई देकर भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बात की। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद जो बिडेन और कमला हैरिस नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के तौर पर जनवरी में शपथ लेंगे और भारत की प्राथमिकता ये है कि नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भारत के संबंध और भी मजबूत हो और भारत और अमेरिका स्थायी रूप से एक दूसरे का सहयोगी बने रहे। वीडियो जर्नलिस्ट कन्हैया कुमार के साथ मैं चंदन भारद्वाज, JK 24/7 न्यूज़ नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर मुख्यमंत्री एक कड़ा फैसला ले सकते हैं। ये फैसला दिल्ली के बाजारों को लेकर है, जिन्हें बढ़ती भीड़ के बाद सख्त कदम उठाते हुए उन्हें बंद भी किया जा सकता है। इसका इशारा मुख्यमंत्री ने कल ही अपनी जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें दिया था। साथ ही में उन्होंने केंद्र सरकार से इस बात का भी आग्रह किया है कि जो शादी के अंदर शादी समारोह में 200 गेस्ट की अनुमति दी गई थी उसे भी कम करके 50 कर दिए जाए। आपको बता दें कि दिल्ली में न सिर्फ कोरोना के संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बल्कि कोरोना से होने वाले मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ये एक चिंता का विषय है और इसी सबको देखते हुए दिल्ली सरकार अब कई सख्त कदम उठा सकती है। साथ ही में जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे, उनके खिलाफ भी और सख्त कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली से प्रणय शर्मा। जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है, उसी को लेकर गौतम बुद्ध नगर डीएम सुभाष अलवाई ने एक एक्शन प्लान तैयार किया। यानी इस समय मौजूद हूँ DND पे और यहाँ पर लोगों को रैंडम चेकिंग की जा रही है, यानी सारी गाड़ियों को रोका नहीं जा रहा है, यानी रैंडम चेकिंग की जा रही है। साथ ही मेरे पीछे तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जो ये PPE किट पहन के डॉक्टर खड़े हैं वो लोगों को गाड़ियाँ रोके हैं, जो वहाँ का टेस्ट किया जा रहा है। PPE किट पहन के डॉक्टर खड़े हैं, उनको टेस्ट कर रही हैं। उनके अभी तक बात करें 40 लोगों के टेस्ट किए, इसमें सब लोग दिल्ली से नोएडा आए हैं, उनको अभी एक भी पॉजिटिव पेशेंट नहीं मिला है। यानी कहीं ना कहीं अब डीएम ने एक और भी जानकारी साझा की है कि अब जो है अभी DND पे किया जा रहा है और आने वाले समय पर जरूरत पड़ी तो बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, तमाम जगहों पर इसकी चेकिंग की जाएगी। नोएडा से विकास सिंह, JK 24/7। उत्तर प्रदेश में छठ पूजा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश भर में मनाया जाने वाला छठ माता की पूजा का ये त्यौहार छठ पूजा 3 दिन लगातार चलने वाली इस पूजा की तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। ख़ास तौर पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 के नियमों का पालन करना विशेष बताया गया है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने
गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन की जारी करने के साथ साथ सरकार ने 2 गज की दूरी पर विशेष ध्यान देने को कहा है, साथ ही चेहरे पर मास्क लगाने की विशेष हिदायत दी है। इस बार छठ पूजा का कार्यक्रम विशेष तौर पर नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से लगातार ऐतिहासिक तरीके से अब तक छठ पूजा के कार्यक्रम को किया जाता था, लेकिन इस बार घाटों पर जाने की अनुमति नहीं है। जो घाट बनाए भी गए हैं, महिलाओं के साथ उनके परिजन उसमें नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी प्रत्येक घाट पर लगाई गई है। सरकार की तरफ से यह विनम्र निवेदन भी किया गया है महिलाओं से कि वो अपने घर पे ही छठ मैया की पूजा करें। साथ ही साथ नगर निगम को विशेष तौर पे ये बात कही गई है कि जो घरों के आसपास के पार्क हैं, वहाँ पर तट बनाकर, वहाँ पर घाट बनाकर पूजा स्थल का कार्यक्रम बनाया जाए। साथ ही साथ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। तो सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है छठ पूजा की, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए इस पूजा को उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन राम के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। राजधानी में एक के बाद एक वारदात होने से मुख्यमंत्री योगी नाराज थे ही, और 6 लोगों की जहरीली शराब के चलते हुई मौत से उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और यही वजह रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर शाम लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को हटाकर DK ठाकुर को नियुक्त किया है। अब DK ठाकुर किस तरीके की पुलिसिंग सामने लाते हैं और किस तरीके से अपराध को नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन JK24/7 न्यूज़ चैनल के द्वारा चलाई गई खबर को प्रमुखता से दिखाया गया। जो आबकारी विभाग के अधिकारियों को हटाया गया, ये साफ तौर पर JK न्यूज़ चैनल की खबर का असर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की कानून व्यवस्था पिछले कुछ दिनों को देखने को मिली है, उससे कहीं न कहीं विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर था। अब अधिकारियों को सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंटर अब कानून व्यवस्था को खराब होने पर कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब अधिकारियों को बेहतर पुलिसिंग और अपराध को कम करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ मैं संजीव कपासिया, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। पालघर में हुई साधुओं की हत्या को लेकर के CBI जांच की मांग बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है, और इसी को लेकर के आज बीजेपी के विधायक राम कदम जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे थे। बता दें कि उनके मकान से पालघर 110 किलोमीटर पर है, और इसी के बीच जो है वो जन आक्रोश यात्रा की उनकी पूरी तैयारी थी, जिसके चलते वो अपने मकान से बाहर निकलते ही मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मुंबई पुलिस का मानना है कि अगर ये जन आक्रोश यात्रा निकाली जाती है तो कहीं ना कहीं माहौल खराब हो सकता है। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि जिस तरीके से जन आक्रोश यात्रा को रोका गया है, कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से लोकशाही है उसे कुचलने की बात बीजेपी लगातार कह रही है। जिस तरीके से राम कदम को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है, लगातार बीजेपी अब महाराष्ट्र सरकार पर तीखे वार करते हुए नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट 7 के साथ में हकीम देशमुख, JK24/7 न्यूज़, मुंबई। गौ माता की सुरक्षा, संवर्धन और संरक्षण के लिए शिवराज सरकार ने गो कैबिनेट का गठन किया है, जिसकी जो कैबिनेट की बैठक है आगामी 22 नवंबर को गोपाष्टमी के त्यौहार पर होगी। इसमें वन, पशुपालन, गृह एवं अन्य विभागों को जो है तो मिलाया गया है, ताकि गौ माता की सुरक्षा एवं संवर्धन की पूरी व्यवस्था हो सके। अब देखना ये है कि प्रदेश के अंदर गौ माता की कितनी सुरक्षा और संवर्धन के प्रयास होते हैं। कैमरामैन सुरेन के साथ सुभाष श्रीवास्तव, JK24/7। डीडीसी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कवायद तेज कर दी है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर कई अहम नेताओं की ड्यूटी लगा दी है, यानी कि कार्यकर्ता जो है वो लगातार अपनी कवायद संभालते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम चुक की बात करें तो कल श्रीनगर के अंदर चुक ने यहां बैठक का दौर शुरू कर दिया और सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का उठा लिया। और आज की अगर हम बात करें तो अनुराग ठाकुर जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया गया है। और बैठक के अंदर कई सीनियर नेताओं ने शिरकत की है, जिसमें रविंद्र रैना, कविंद्र गुप्ता और साथ ही साथ
और भी कई जो नेता हैं वो वहां मौजूद रहे। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के जो अनुराग ठाकुर हैं उन्होंने दो टूक जवाब यहाँ पर गुपकार डिक्लेरेशन और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को दे दिया है, क्योंकि कांग्रेस पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कांग्रेस नहीं चाहती थी कि धारा 370 और 35A को जम्मू से हटाया जाए, कश्मीर से हटाया जाए, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया है तो जाहिर तौर पर जो लोग बाहर से आकर यहाँ पर रह रहे थे, जो शरणार्थी थे, वाल्मीकि समाज के लोग थे, गोरखा समाज के लोग थे, उन लोगों को उनके हक मिल गए हैं। तो उनका पहला सवाल यही था कि क्या कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इन लोगों को इनका हक यहाँ पर दिया जाए। और साथ ही गुपकार डिक्लेरेशन के अंदर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर भी निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि एक यहाँ पर चीन से मदद लेने की बात कहता है तो दूसरा पाकिस्तान से बात करने की बात कहता है। तो जाहिर तौर पर गद्दारी यहाँ पर बिल्कुल भी झेली नहीं जाएगी। अनुराग ठाकुर ने आज बहुत अच्छे तरीके से तंज जो है वो यहाँ कसे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव जो कि डीडीसी चुनाव है इसमें जीत हासिल करेगी। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ आशा सरमाल, जम्मू। वादी कश्मीर में मौसम के साथ साथ मौसम की खबर, उसी खबर को लेकर अगर बात करें तो कुपवार टंगडार के इलाके से ये खबर आ रही है कि वहां पर बर्फानी तूफान आया और बर्फानी तूफान ने जी हां 3 जो है आर्मी के जवान जो है उसमें लपेट में आए हैं, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि एक आर्मी का जवान जो है वो उस बर्फानी तूफान से उसकी मौत हो गई और 2 जो है जख्मी हो गए हैं और बाद में उसे इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल जो है भेजा गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले से ही इंडिकेशंस दी थी और एवलांच के हवाले से एडवाइजरी भी जारी की थी कि अपर रीचेस में बर्फबारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि लगातार बात करें गुरेज या साथ ही साथ पीर पंजाल रेंज, मुगल शारा या ख़ास तौर पर अगर बात करें कुपवारा का अपर रीचेस, वहाँ पर जिस तरीके से बर्फबारी हुई और उसी बर्फबारी के साथ साथ एक बर्फानी तूफान ने एक आर्मी जवान की जान ले ली। और ख़ास तौर पे अभी ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले यानी अगले 24 घंटे में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फिर से एक इंडिकेशंस दी है कि वादी कश्मीर का मौसम जो है वो फिर बिगड़ेगा। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से आज सुबह सुबह धूप खिली हुई है और अपर रीचेस में भी बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा हुई है, जिसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि आने वाले 24 घंटे में यानी 19 तारीख के बाद क्या मौसम वादी कश्मीर को लेकर बर्फानी हवाओं के साथ फिर बदलेगा, कहने वाली बात जरूर होगी। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, JK 24/7 न्यूज़, कश्मीर। लद्दाख के अंदर एक बार फिर सियासी पारा गर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम लद्दाख के कारगिल जिले की बात करें, कारगिल जिले के अंदर रिसेंटली जो अलायंस बना है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और मेजर रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज इसमें पार्ट ले रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की शमूलियत नहीं है और पहली बार कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके अपने पक्ष क्लियर किया। 2 एजेंडे को लेके आने वाले वक्त में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस स्ट्रगल करने जा रहे हैं। बेसिक मुद्दा रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और दूसरा लद्दाख को अलग से स्टेट की मांग कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से किया जा रहा है। आने वाले वक्त में देखने वाली ये अहम बात होगी जब कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी के बीच में मुलाकात होंगे तो उस वक्त दोनों कौन कौन से मुद्दे को लेके आगे जाएगा। फिलहाल दोनों के अलग अलग मुद्दे हैं। लेह के अंदर एपेक्स बॉडी की डिमांड है लद्दाख को 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। कारगिल के अंदर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का डिमांड है कि लद्दाख को सेपरेट स्टेट की डिमांड। आने वाले वक्त में यूनियन गवर्नमेंट किसके ऊपर गौर करती है ये भी देखने वाली बात है। लद्दाख से मोहम्मद इस्लाम। पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है और ये बैठक पूरी तरीके से वर्चुअल तरीके से हो रही है। पंजाब सरकार के अलग अलग मंत्री पंजाब के अलग अलग ज़िलों से वर्चुअल तरीके से इस बैठक में जुट चुके हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। आज इस बैठक के अंदर पंजाब सरकार कोरोना से लेकर कई बड़े अहम फैसले उस पर मोहर लगा सकती है, क्योंकि पंजाब के अंदर आने वाले समय में निकाय चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। पंजाब के अंदर क्योंकि पिछली बार श्री गुरु नानक देव जी का 550वां गुरुपूर्व दिवस मनाया गया था, उसका समापन भी होना है, उसको लेकर भी पंजाब सरकार तैयारियों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकती है। समापन दिवस बनाने को लेकर भी एक बड़ी रूपरेखा का ऐलान जो है वो कैबिनेट के अंदर हो सकता है। इसके अलावा बलिदान दिवस श्री गुरु तेग बहादुर जी का है, उसको लेकर भी बड़ा ऐलान पंजाब सरकार कर सकती है। तो कुल मिलाकर आज की इस कैबिनेट बैठक के अंदर पंजाब सरकार कोरोना के अलावा विकास से जुड़े कई बड़े फैसले और अलग अलग प्रकाश और बलिदान दिवस मनाने को लेकर भी कई बड़े फैसले ले सकती है। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़।
गुजरात के बड़ोदरा शहर से और गुजरात के सूरत शहर के पास आए बारडोली दस्तान रेलवे फाटक के पास एक रोड दुर्घटना की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गुजरात के सूरत शहर से कुछ दर्शनार्थी आइसर टेम्पा भर के पावागढ़ माता जी के दर्शन के लिए निकले थे। तकरीबन रात के 12 बजे यह टेम्पा सूरत से रवाना हुआ था और रात के तकरीबन 3 और 4 के बीच में बड़ोदरा में खड़े एक ट्रेलर के पीछे ये टेम्पा टकराया, जिसके अंदर पहले जो मृत्युआंक के आंकड़े जो सामने आए वो 9 आंकड़े थे, जिसके अंदर 5 महिला, 2 पुरुष तथा 2 बच्चों के शामिल होने की खबर सामने आ रही थी। ये आंकड़े अब बढ़ के 11 पहुंच गए हैं, जिसके अंदर 5 महिला, 4 पुरुष और 2 बच्चे के मृत्युआंक के आंकड़े सामने आए हैं। वहीं 19 आदमी इसके अंदर घायल बताए जा रहे हैं, जो कि बड़ोदरा के सयाजी सिविल अस्पताल में इस समय भर्ती हैं, जिसके अंदर 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं दूसरी घटना आपको बता दें, गुजरात के बारडोली सूरत शहर के पास आए बारडोली दास्तान रेलवे फाटक के पास की है, जहां 2 लग्जरी बस सामने सामने टकरा गई है, जिसके अंदर कुल 20 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, जिसके अंदर 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं इन सभी घायलों को सूरत के स्मीमेर तथा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बड़ोदरा के वहीं बात करें बड़ोदरा के जो दुर्घटना हुई है वहाँ पे, तो बड़ोदरा के कलेक्टर का कहना है कि ये गाड़ी रात में जब पावागढ़ माता जी के दर्शन के लिए निकली हुई थी, तब अंधेरे के कारण ये गाड़ी ट्रेलर में पीछे से टकरा गई है, जिसके कारण जो आंकड़ा पहले सामने आया था वो आंकड़ा 9 थे, अब ये बढ़ के आंकड़े टोटल 11 हो चुके हैं। और आपको बता दें कि सभी जो मृत्यु जिन आदमियों के हुए हैं वो सभी सूरत के स्थानीय निवासी हैं और इसके अंदर एक ही घर के 4 चिराग बुझ चुके हैं। कैमरा पर्सन निकुंज राठौड़ के साथ मैं अश्वनी पांडे, जगह 24/7 न्यूज, सूरत।